अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि कप्तान के वज़ीर आला की आज पहली बैठक थी बड़े बड़े लोगों के साथ, और इस बैठक में उन्होंने बहुत ही दबंग किस्म के फैसले, ऐलानात और अहकामात जारी किए हैं। और ये फैसले क्या हैं और इनको सब कैसे देख रहे हैं, इनके ऊपर अगर आधों पे भी अमल दरामद हो जाता है तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में आ जाती है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम का जो केस आईनी बेंच सुन रहा है, उसके अंदर भी आज बहुत ही दिलचस्प समाअत थी, क्योंकि एडवोकेट अकरम शेख ने जो आज दलाइल दिए वो दलाइल कम थे और आईना ज़्यादा था। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कुछ गज़ा की, जहाँ पर स्टिल वायलेशंस हो रही हैं, खिलाफ वर्जी हो रही है, और अब एक वाज़े ऐलान भी कर दिया गया है कि हम तो ये खिलाफ वर्जियाँ करेंगे। और ये सारा जो अमन मुआहिदा था, बाकायदा हमें ये खदशा था कि ये कोई ट्रैप है, और अब इसका मेरा ख्याल है कि कोई पर्दा बाकी नहीं रहा। इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर एक और अहम गुमशुदगी, NCCIA के डायरेक्टर साहब जो हैं वो खुद लापता हो गए, और उसके बाद उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अहम मामला है, यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी। इनकी अभी तक कोई बाज़ाब्ता मीटिंग नहीं हुई थी, कोई बड़ा इजलास नहीं हुआ था। कोशिश इनकी ये थी कि पहले ही अपनी कैबिनेट फॉर्म कर लें और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर काम संभाल लेंगे, लेकिन 5-6 दिन गुजरने के बावजूद कैबिनेट फॉर्म नहीं हो सकी। वजह बड़ी साफ थी, वो इस बात के ऊपर जिद कर रहे हैं कि उनकी पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हो और उसके बाद वो अपनी कैबिनेट जो है वो तश्कील दे सके, लेकिन उनको इस मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सिलसिले में समाअत भी थी और जस्टिस अरबाब साहब ने इसके ऊपर समाअत की। तो उन्होंने जो एतराज़ात थे वो तो खैर दूर कर दिए, फजूल से ही एतराज़ात थे 2-3 इस दरख्वास्त के ऊपर, वो तो उन्होंने दूर कर दिए, लेकिन आगे जो समाअत है वो 23 अक्टूबर को रखी है, और बाकी उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट और बाकी जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे जवाब तलब कर लिया नोटिस भेजकर। तो अब ये मामला तो यानी 23 तक चला गया। उससे पहले फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है कि उनकी कोई मुलाकात इमरान खान साहब से हो पाएगी। ये इशारा भी दिया गया है कि शायद वो एक मुख्तसर सी काबीना अपनी बना लें, ताकि कम से कम सूबे के जो इंतज़ामी मामलात हैं वो रुके नहीं, काम चलता जाए, और उसके बाद फिर जब उनकी इमरान खान साहब से प्रॉपरली एक मुलाकात हो जाए तो उसके बाद वो फिर हतमी काबीना जो है वो तश्कील दे सकें। तो देखते हैं कि इन दोनों में से वो कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करते हैं। लेकिन आज बहैसियत वज़ीर आला उन्होंने एक अहम इजलास की सदारत ज़रूर की। आज उन्होंने जी आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा, इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका जो अहम महकमे हैं उनके सेक्रेटरीज़ के साथ एक अहम मीटिंग की। ये एक लंबा इजलास था जिसमें अमन व अमान से मुतल्लिक, इंतज़ामी उमूर से मुतल्लिक, और जो आइंदा का रोड मैप है, कैसे चलना है, कैसे काम करना है, उससे मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल भी किया। उन्होंने इनके तमाम जो मसाइल थे वो भी सुने और साथ साथ अपने अहकामात भी जारी किए, और उनको एक वाज़े विजन भी दिया कि सूबा अब किस तरह से चलाया जाएगा। सुहेल खान आफरीदी जो कि एक नौजवान वज़ीर आला है, सिर्फ 36 साल उनकी उम्र है और जज्बा उनका जवान है, और जब भी कोई नौजवान किसी अहम पोस्ट पर आता है तो फिर एक तब्दीली देखने को मिलती है, क्योंकि उसकी जानिब से फिर जो इक़दामात लिए जाते हैं वो बेसिकली वो एक रिएक्शन होते हैं जो वो पिछले कई सालों से अपने लड़कपन से बड़े होने तक देख रहा होता है कि माशरे में क्या क्या कमियां हैं, कोताहियां हैं। वो उसको ऐसे ही नहीं ले रहा होता कि जी ये तो ऐसे ही चल रहा है, इसको ऐसे ही चलना चाहिए, बल्कि वो उसको तब्दील करने की एक ख्वाहिश दिल में रखता है। तो यही वजह है कि उसके जो इक़दामात हैं उसमें इसका एक अक्स जो है वो हमें नज़र आता है। सुहेल खान आफरीदी साहब ने जो अहम आज ऐलानात किए, उन्होंने पुलिस से बात करते हुए ख़ास तौर पर कहा कि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने 2-3 बड़े अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि एक तो जी किसी स्टूडेंट के ऊपर FIR नहीं होगी, किसी ज़ाती ग्रज को सेटल करने के लिए, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए FIR नहीं होगी। तीसरा, उन्होंने कहा कि किसी भी सियासी इंतकामी कार्रवाई के लिए भी पुलिस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पंजाब पुलिस नहीं बनाना चाहता KP पुलिस को, कि जनाब वो अपने मुखालिफ जो सियासतदान हैं उनको रगड़ते जाएं और हम बड़े यहाँ पे उनकी शाबाश दें, ऐसा नहीं होगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही उन्होंने तमाम जो साबिक वज़राए आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के,
उनके हवाले से सिक्योरिटी जो बहुत से शिकायत आ रही थी कि वापस ली गई, उन्होंने उनको तमाम को सिक्योरिटी वापस करने के लिए भी हुक्म जारी किया कि सबको सिक्योरिटी दी जाए, कोई खुदा न खास्ता ऐसा मिसहैप ना हो सिक्योरिटी लैब्स की वजह से, तो सिक्योरिटी उनकी बहाल करें। ये नहीं होना चाहिए कि सियासी इख्तलाफ है तो जी हमने इसके साथ ये करना है और इसका हमने सिक्योरिटी ले लेनी है और इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करनी। तो ये वाजे उनकी तरफ से कहा गया। फिर उनकी तरफ से ये कहा गया कि किसी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार नहीं करना। या तो एक फैशन ही बन गया कि हर जो सियासी मुखालिफ है, जर्नलिस्ट है, कोई आपका एक्टिविस्ट है, उसको जनाब 3 MPO के तहत जो है वो अंदर डाल दो और फिर कई महीने उस बेचारे को अंदर बंद रखो। तो इसकी भी उन्होंने सख्ती से ममानियत की है कि किसी को भी 3 MPO के तहत गिरफ्तार नहीं करना। तो ये वाज़ेह चीज़ें थी जो उन्होंने पुलिस के हवाले से कही। और फिर जो वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गई थी, अभी चंद दिन पहले 18 अक्टूबर को दी गई थी, मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, तलाल चौधरी साहब भी थे, IG KP पुलिस को दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये इस्तेमाल शुदा, पुरानी और बिल्कुल खटारा सी हैं, इनको वापस किया जाए, इनकी जगह नई गाड़ियां होनी चाहिए। ये बिल्कुल KP पुलिस की तज़हीक और तौहीन के मुतरादिफ है। अच्छा, मैंने बाद में अब उन गाड़ियों की ज़रा क्लोज देखी हालत, तो वाकई वो गाड़ियां जो हैं उनकी हालत ख़राब थी, यानी पता चल रहा था कि वो पुरानी गाड़ियाँ हैं। तो ये भी उन्होंने इसके ऊपर जो है वो ख़ास बात की। इसके अलावा उन्होंने जो कबायली इलाके हैं उनके हवाले से कुछ स्पेशल इक़दाम किए हैं। ये देखिए, इन्होंने जो मैंने जैसे बात कही थी कि जब आप कबाइल से होते हैं आपको पता होता है वहाँ पे मुश्किलात क्या हैं, वहाँ पे किस किस्म का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और क्या आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सुहेल आफरीदी ने पहले ही इजलास में जो ऐलानात किए हैं, उन्होंने कहा है कि जी एक तो यहाँ पर ट्राइबल मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा यहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज तामीर की जाएगी। इसके अलावा तहसील सतह पर प्ले ग्राउंड्स बनाए जाएंगे और इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज़ हैं यहाँ पर सेफ सिटी कैमरों की मदद से जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाएगा, इन्हें सेफ सिटी जोन्स में तब्दील किया जाएगा। तो ये इनकलाबी इक़दाम हैं। आप यकीन कीजिए कि अगर आपके जो कबायली इलाके हैं इनकी तरक्की और तामीर की तरफ इसी तंदही से काम शुरू हो जाए जिसका अज़्म ज़ाहिर हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ ये कि दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी नज़र आएगी, यहाँ पे आपको ना सिर्फ ये कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नज़र आएगा, यहाँ पर आपको एक डिफरेंट बहुत ही खूबसूरत प्यारा कल्चर भी नज़र आएगा और उसके साथ आपको यहाँ पर बहुत ही जिसको कहते हैं कि गयूर, दबंग, दलेर लोगों के साथ जो है वो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक बिल्कुल डिफरेंट जो वर्ल्ड है ये बन चुकी है। वरना कबायली इलाकों का जहन में आते ही लगता है कि जी कोई पता नहीं, बहुत ही कोई जाहिल किस्म के खुदा न खास्ता लोग हैं जो अनपढ़ हैं, पुरानी रिवायात के साथ चिमटे हुए हैं और यहाँ पर कोई मॉडर्निज्म का, तरक्की का, जिद्दत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। तो सुहेल आफरीदी अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं, प्ले ग्राउंड्स देना, तफरीह के लिए अच्छी चीज़ें मुहैया करना, ये वो चीज़ें हैं जो नौजवानों को ऑटोमेटिकली जो है वो दहशतगर्दी और गैर जो या मनफी सरगर्मियाँ हैं उनसे दूर करके आपको जो सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं उसकी तरफ लेकर आएंगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपने इलाकों को भी यहाँ पे एड्रेस किया। उन्होंने कहा जितने भी ये जमशुदा इलाके हैं इनके जो फंड्स हैं वो बहाल होने चाहिए और इनके ऊपर ख़ास जो है वो काम किया जाएगा। इसके अलावा जी उन्होंने एक और जो ऐलान किया है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके लिए जो जर्नलिस्ट बरादरी है सारी इस वक्त वो बहुत उनकी दादो तहसीन कर रही है। वो ये कि उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के नाम पर एक यूनिवर्सिटी तामीर करने का ऐलान किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जर्नलिज्म की, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की डिग्रीज दी जाएंगी और उसके हवाले से जो है यहाँ पर तालीम दी जाएगी। तो उन्होंने उसको मंसूब किया है शहीद अरशद शरीफ के नाम से। तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा इक़दाम है एक ऐसे दौर में जहाँ पर मुसलसल सहाफ़ी जो हैं वो बंदिशों का शिकार हो रहे हैं, उनके ऊपर नौकरियों के दरवाजे बंद हो रहे हैं, उनके ऊपर FIRs कट रही हैं, उनके लिए ज़िंदगी जहन्नुम बना दी गई है। वहाँ पर नौजवान वज़ीर आला की तरफ से एक शहीद सहाफ़ी के नाम पर इस तरह यूनिवर्सिटी कायम करना जो है ये बहुत ही एक काबिल तहसीन फ़ैसला है।
तो ये उनके आज के जी हंगामी कुछ इक़दामात और ऐलानात हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर पुलिस को ये कहा है और बाकी इंतज़ामी मशीनरी को भी कहा है कि ये सूबा जो है वो PTI के उस पे उन्होंने एतमाद किया विजन पे, तो हमने इसको डिलीवर करना है। और पुलिस का बाकी ब्यूरोक्रेसी का काम ये है कि उस सियासी पार्टी जो भी वक्त की सियासी पार्टी जीत के आई हो, जिसकी हुकूमत हो, उसके विजन के मुताबिक आपको काम करना होता है। इसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस ऑफिसर से आवाम खुश नहीं होगी उसको हटा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने धांधली में साथ नहीं दिया, डट के खड़े रहे, उन लोगों को रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, और जिन्होंने इसके बरक्स यानी आवाम की मर्जी के खिलाफ धांधली की फैसले दिए, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी होंगी। तो ये बहुत दबंग उनके फैसले। लेट्स सी, मैं तो जैसे पहले मैंने कहा कि अगर आधे फैसलों पे भी अमल हो जाता है जल्द में, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त उनका एक स्टार्ट होगा। आज उनके ये जो ऐलानात सामने आए हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा, इसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है बहुत ज़बरदस्त है। असल बात ये है कि अब विफाक को भी चाहिए कि अपनी जो फजूल की उनके साथ दुश्मनी है वो निकालना बंद करे और इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर उनके साथ ताउन करे। इमरान खान से उनकी मुलाकात भी करवाए, जो उनके फ़ंड्स वगैरह के इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व किए जाएं। अगर एक नौजवान वज़ीर आला काम करना चाहता है, उसके पास एक विजन है, उसके पास एक पूरी रोड मैप मौजूद है, तो उसके साथ पूरा ताउन करें ताकि ये इलाके जो बार बार दहशतगर्दी की जद में आने की वजह से पीछे रह गए हैं, इन इलाकों को भी तरक्की याफ्ता बनाया जा सके और तरक्की की दौड़ में इन्हें शामिल किया जा सके। तो अल्लाह करे कि किसी को अकल आए, वैसे आना ज़रा मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जी यहाँ पे एक ये भी आज की अहम खबर है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, आईनी बेंच में उसकी समाअत हो रही है, और आज के दिन अकरम शेख एडवोकेट जो है उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया। इनकी जानिब से अगरचे वकील भी मुकर्रर थे, लेकिन इन्होंने खुद भी दलाइल देने की ख्वाहिश की, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से उन्हें वक्त दे दिया गया। अच्छा, अकरम शेख जो है, अगर इनका बैकग्राउंड आप देखें तो ज़्यादातर ये PMLN के साथ मुंसलिक रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के कई केसेस में वकील रहे हैं बराह रास्त। लेकिन जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके ऊपर उन्होंने जो मौक़िफ़ लिया है, जो पोजीशन उनकी है, वो बिल्कुल आपको एक डिफरेंट पोजीशन नज़र आ रही है PMLN की पोजीशन से, और इसके ऊपर वो बड़े खुल के इजहार भी कर रहे हैं। और आज जो उन्होंने दलाइल दिए हैं वो बहुत टॉक ऑफ द टाउन बने हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरह से आईनी बेंच को ना सिर्फ ये कि आईनी बेंच को आईना दिखाया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने एक जिसको कहते हैं ना हकीकी तौर पर तर्जुमानी भी कर दी अवाम के जज्बात की। तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने आज खुल के बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो आईनी तरमीम है इसको कलअदम करार दे। उन्होंने कहा अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सुनना किसने है, बेंच फुल कोर्ट बननी है, क्या बनना है। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, असूल तो यही कहता है कि जो इस आईनी तरमीम के बाद लोग शामिल हुए हैं वो इस बेंच में ना बैठें। तो उन्होंने कहा कि जी मंदो खेल साहब बोले कि क्या अब हम ये कह दें कि जी ये तरमीम इस आइन का हिस्सा नहीं है। तो उस पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लाजिम नहीं है कि मैं यजीद की बैत करूं। यानी अगर आप 26वीं आईनी तरमीम को आइन का हिस्सा मान रहे हैं, आप मानिए, मैं नहीं मान रहा। मैं ये समझता हूँ कि ये मुतनाज़ तरमीम है, ये गैर आइनी तरमीम है। मैं समझता हूँ कि इसको कलअदम करार देना चाहिए, क्योंकि इसने अदलिया की जो आज़ादी है उसको सलब किया है। तो उन्होंने वाज़े इसको एक लाइन में यूँ कहा कि मेरे ऊपर यजीद की बैत लाजिम नहीं है। और फिर उन्होंने इसको मज़ीद आगे बढ़ाया कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं हुसैन से भी दोस्ती करूं और यजीद को भी सलाम करूं, ये मैं नहीं कर सकता। जो बात वाज़े है वो वाज़े है। अगर आप लोग इस बात पे बहस करते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर 24 के 24 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके साथ आप फुल कोर्ट बिठा दें, जो आईनी तरमीम से पहले भी थे, जो बाद में आए हैं, उन सबको भी बुला लें, बिठा दें आगे। अब ये जजेस पे छोड़ देते हैं कि क्या उनका ज़मीर ये गवारा करता है कि वो उस बेंच का हिस्सा बने कि जिसके बाद, यानी जिस तरमीम के बाद उनकी अपॉइंटमेंट हुई है उसमें वो फिर भी बैठना चाहें, तो वो फिर उनके ऊपर छोड़ देते हैं। दुनिया की रिवायत क्या कहती है वो खुद ही देख लें। लेकिन चलिए हम ये कह देते हैं कि आप सबके साथ मिलके जो है 24 रुकनी बना दें फुल कोर्ट, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये उनकी तरफ से आज जो है वो इस्तदा की गई। उन्होंने कहा कि जी आप इधर उधर की बातें ना करें, मजहबी बातें ना करें, केस पर बात करें। तो उस पर उन्होंने फिर जो केस पे बात की, उसके बाद जजेस की जो हालत थी वो देखने वाली थी। उन्होंने कहा जी केस तो बड़ा सिंपल सा है। बात यह है कि एक इलेक्शन हुआ
और उस इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात थे। सादा लोगों का ख्याल था कि जनाब इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जब ये जो मुतालबा था वह जोर पकड़ रहा था तो उसके बाद एक आईनी तरमीम आ गई और उसके नतीजे में जो है ये सारी जो स्क्रूटनी थी इलेक्शन की वो ख़त्म कर दी गई, बंद हो गया सारा मामला। तो सादा सी कहानी है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। तो उन्होंने जैसे पिछले 2 साल में आइन का कबाड़ा किया गया और उसके पीछे जो बदनीयती है उसको जिस तरह से समअप किया है, मेरा ख्याल है वो बेहतरीन था। तो अकरम शेख साहब ने आज का मेला लूट लिया है। बहुत उनकी सब दादो तहसीन कर रहे हैं कि जिस अंदाज से दबंग स्टाइल से उन्होंने जजेस को यहाँ पे लाजवाब किया। और यहाँ पर जो जजेस बैठे हुए थे जब वो ये बातें कर रहे थे अकरम शेख साहब, तो उनके जो चेहरे थे वो देखने वाले थे। आप सामना नहीं कर सकते आप सामना जब आपके इस तरह के हालात हो ना कि आपके दिल साफ ना हो, जब आपको पता हो कि आप किस तरह से आए हैं, क्या सूरत हाल है, क्या सारी दुनिया बेवकूफ़ तो नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि ये तरमीमें क्यों हो रही थी, इनके पीछे नीयत क्या थी। तो वो जब आपको सामने फेस टू फेस करना पड़ता है तो फिर आपको पता चलता है आटे दाल का भाव क्या है। तो ये इस वक्त जो है वो कुछ जजेस को तो बड़ा नागवार भी गुजर रहा था कि ये क्या कुछ उन्हें सुनना पड़ा है। अब बहरहाल समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है। इस मुल्क में इस वक्त हालात ये हो गए हैं कि NCCIA जो आपने एक इदारा बनाया था, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, उसके अपने जो डायरेक्टर हैं जुल्फ़िकार साहब, उस्मान साहब, वो जो है वो लापता हो गए। चंद दिन पहले खबर मिली कि जी उनको कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है और उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं जब आई तो उनकी जो अहलियाँ हैं रुबीना या शायद रोजीना, माफ़ कीजिएगा नाम मैं भूल गई हूँ, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई कि जी मेरे शौहर जो हैं वो लापता है, उनको बाजियाब करवाया जाए। जिसके बाद उस पर समाअत भी हुई। जज साहब ने कहा कि जनाब उनको फ़ौरन 3 दिन में प्रोड्यूस करें वरना फिर हम भी वही फैसले देंगे जो फिर बाकी जजेस दे रहे थे। ये जस्टिस आज़म खान जो हैं उनकी तरफ से कहा गया। जिसके बाद अब नई कहानी आज ये है कि वो जो अहलिया जो कि मुद्दई हैं वो भी लापता हो गई हैं और बताया जा रहा है कि उनसे भी राबता नहीं हो पा रहा। तो ये इस मुल्क के हालात हो गए हैं कि जहाँ पर आप देखिए कि बड़े बड़े इदारों के सरबराह अगर इस तरह से लापता होने लग गए तो फिर पीछे आगे क्या रह गया है। उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो लापता होने लग गए तो फिर पीछे क्या रह गया है। फिर मैं हालांकि NCCIA से मेरे शदीद इख्तिलाफात हैं, मेरे ऊपर भी NCCIA के अंदर जो है वो कंप्लेंट्स हैं, उसी की वजह से मेरे अकाउंट्स पे इन्होंने फ्रीज़ किए हैं। तो वो तो जिस मकसद के लिए ये इदारा बना था तो यानी सरासर जो थी वो निरी विक्टिमाइजेशन ही थी कि जिनको आपने अंदर डालना है, सबक सिखाना है, कुछ कर रहा है जी, उनका बाजू ट्विस्ट करने के लिए आपने ये इदारा बना दिया। चलिए भाई ठीक है, लेकिन बहरहाल हम उन लोगों में से नहीं है जो कि आपके साथ अगर गैर कानूनी काम हो रहा होगा तो हम कहेंगे जी बहुत अच्छा हो रहा है। हम फिर भी समझते हैं कि जो इदारा का डायरेक्टर है उसका यूं अगवा हो जाना, लापता हो जाना, ये आपके अमन अमान के ऊपर सवालिया निशान है। और उसके बाद अगर ये आपके इदारों के सरबराहों के साथ होने लगेगा तो फिर आम आदमी किससे जाके शिकायत करेगा। तो ये जी इस वक्त की सूरत हाल है। आखिर में जी अगर हम इजराइल की बात करें, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और अब सूरत हाल ये है कि अल जज़ीरा के मुताबिक 97 लोग शहीद हो चुके हैं, 80 मरतबा खिलाफ वर्जी कर दी है इसराइल ने और 250 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं। शदीद बमबारी की गई है और फ़ज़ाई बमबारी की गई है इसराइल की तरफ से। और उसके बाद उनके एक वज़ीर को आप सुन सकते हैं टेलीविज़न पर आकर वो बयान कर रहे थे कि जनाब हमने अपने जो हॉस्टेजेस थे, जो हमारे यरगमाली थे, वो हमने रिहा करवा लिए हैं और अब मैं समझता हूँ कि हमें दोबारा अपनी कार्रवाई जो है वो फ़लस्तीन में करनी चाहिए। अब हमें कोई रुकावट नहीं है, अब हमें वापस जाना चाहिए। तो आप इस जुमले से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस पीस प्लान के पीछे बदनीयती क्या थी कि आप अपने हॉस्टेजेस प्यार मोहब्बत से पहले छुड़वा लें और उसके बाद आप जैसे चाहे वहाँ पे क़यामत ढाएं, तूफ़ान उठाएं, लोगों को मारें, जितनी मर्जी खिलाफ वर्जियाँ करें। बाकी लोग तो पहले आपके साथ खड़े होकर साइन करके, हंस के, तालियां बजा के, आपको अवार्ड नवाज के और आपकी तारीफ़ें करके आपके साथ पहले ही खड़े हैं। उन्होंने क्या मुंह से बात निकाली, आप किस मुंह से कहें कि जनाब हम जिसके ऊपर तालियां बजा के आए हैं वहाँ पर वो क्या था। वो तो एक आपने उनको परवाना जारी कर दिया, लाइसेंस दे के आप आ गए कि जाओ भाई अब जो मर्जी करते फिरो। तो आप तो ये करके आ गए, तो अब आप किस मुंह से कहेंगे कि जनाब हाँ ये जो इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ ये ख़त्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो ये हुआ है। और हम जैसे हम तो कोई ऐसे तजर्बाकार भी नहीं है, हम जैसे लोग ये समझ रहे थे कि भाई इसके पीछे ट्रैप हो सकता है,
ये इस तरीके से बगैर किसी गारंटी और इस तरीके से आप जो ये डील कर रहे हैं जिसमें कोई आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं हो रहा है, इसके अंदर जो है वो बेचारे गरीब लोग मारे जाएंगे। अगर आप उनके हॉस्टेजेस उनसे छुड़वा के उन्हें दे देते हैं तो उसके बाद फिर क्या होगा? कौन गारंटी करेगा कि इस मुआहदे पर अमल दरामद होगा? तो हम जैसे अगर लोग ये सवाल उठा रहे हैं तो ये क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि इनको नहीं पता कि इसराइल की इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, क्या हो सकती है हिकमत अमली और क्या बदनीयती हो सकती है? तो कम से कम अब भी सही, कम से कम इसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, बात करनी चाहिए कि भाई अभी इन्हें कहें, प्रेशर डालें कि बंद करवाएं ये सारी खिलाफ वर्जियाँ। हमें भी आप लोग गंदा कर रहे हैं, इस तरह हम आपके साथ खड़े हुए और अब आप जो है वो दोबारा लड़ाई लड़के दोबारा इंसानी जानों का ज़िया करके नस्ल कुशी करके अब जो है वो हमारे भी मुंह पे कालक मल रहे हैं। तो इनको भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। अब आपको शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर बिल्कुल खामोश नजर आएगा। अब वो नहीं तारीफ करते नजर आएंगे, अब वो ये नहीं कहते नजर आएंगे कि हाँ हमारा बड़ा क्रेडिट है। अब कहीं नजर आ उन्हें डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि जनाब बंद करवाएं, हम आपको अमन का सफ़ीर कह रहे हैं और आप जो हैं पीछे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पीछे इसराइल को पूरी तरह। बाकी भी जो ये मुस्लिम ममालिक बड़े तबले बजाते हुए चले गए थे ट्रंप साहब की तकरीबों में, तो क्यों नहीं बोलते? अब करें ना, उनके ऊपर प्रेशर डालें ना कि जनाब करवाएं ये बंद सारी नस्ल कुशी। तो ये इस वक्त की जो मुनाफकत है वो अयां हो रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।